ठीक है, तो देखो अब आज की क्लास में हमको अब वेक्टर का सब्ट्रैक्शन सीखना है। तो एडिशन ऑफ वेक्टर आपका ये टॉपिक नंबर 4 था। अब हम लोग बात करेंगे टॉपिक नंबर 5। सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, वेक्टर का सब्ट्रैक्शन आप देखना है। अब इसमें देखो, जैसे मान लो कि सबसे पहले हम इसके ग्राफिकल मेथड की भी बात करेंगे और लास्ट में इसका हम एनालिटिकल मेथड की बात करेंगे। हम पहले बात करेंगे इसका ग्राफिकल मेथड। अब देखो यहां पर मान लो कि एक वेक्टर है ए, ये वेक्टर है ए, और इस वेक्टर में हमें ये वेक्टर बी जो है ये सब्ट्रैक्ट करना है। कहा जा रहा है कि ए में से आप वेक्टर बी को सब्ट्रैक्ट करो, मतलब ऐसा रिजल्टेंट बनाओ आर जो क्या हो, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। तो एक्चुअल में जो मैथमेटिक्स का ऑपरेशन होता है या तो एडिशन होता है या तो मल्टीप्लिकेशन होता है। सब्ट्रैक्शन तो हम लोग अपने आप उसे कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे a माइनस बी है, एक्चुअल में हम इसमें करने क्या जा रहे हैं, वेक्टर a में हम प्लस करने जा रहे हैं माइनस वेक्टर b। अगर हम वेक्टर a में माइनस वेक्टर b ऐड कर दें तो हमारा काम हो जाएगा। कोई दिक्कत इसमें? जैसे आपसे कहा जाए 10 माइनस 2 करो, तो भाई ये 10 माइनस 2 एक्चुअल में 10 प्लस माइनस 2 है। आंसर दोनों का 8 ही आएगा। ठीक है, तो हमें एक -2 नंबर है, उसमें +10 नंबर को ऐड कर दिया, आंसर आ गया 8। तो अब देखो अगर ये वेक्टर b है तो माइनस वेक्टर b क्या होगा। अगर किसी भी वेक्टर में माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो वेक्टर अपनी डायरेक्शन को 180 डिग्री चेंज कर देता है। मतलब ये वेक्टर -b जो होगा वो इधर होगा। अगर ये b है तो ये वेक्टर माइनस आपका इधर बनेगा, ये ऐसे, जस्ट उसके अपोजिट बनेगा, ये ऐसे, ये माइनस वेक्टर बी हो गया। अब वेक्टर बी को का उल्टा माइनस वेक्टर बी हो गया। अब हमें इस वेक्टर ए में माइनस वेक्टर बी अगर हमें ऐड कर देना है तो देखो कैसे ऐड करेंगे। ये आपका वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है और ये माइनस वेक्टर बी। अब अगर ऐड करेंगे तो आप थोड़ा सा चीजों को देखिए, एंगल के हिसाब से थोड़ा सा देखो कि क्या हो रहा है। अगर हम यहां पर एक रेफरेंस लाइन बना दें तो आप बताओ, अगर ये एंगल बी का इस रेफरेंस लाइन से थीटा है तो ये एंगल क्या होगा, 180 डिग्री माइनस थीटा। अगर ये थीटा है तो ये क्या होगा, 180 डिग्री माइनस थीटा। कोई दिक्कत इसमें? ठीक, अब इसका ग्राफिकल मेथड 2 होता है। पहला ग्राफिकल मेथड तो वही ट्रायंगल रूल वाला है। जैसे हमने क्या किया, यहां पर वेक्टर ए बनाया, यहां हमने वेक्टर ए बनाया और उस वेक्टर के आगे हमने जिस वेक्टर को जोड़ना है माइनस वेक्टर बी, तो मैंने उसके आगे माइनस वेक्टर बी बना दिया ऐसे, और वेक्टर ए के स्टार्टिंग से वेक्टर माइनस बी के एंड को मिला दिया। ये हमारा क्या हो गया, रिजल्टेंट हो गया आर। और ये आर कुछ और नहीं है, ये किसके बराबर है, वेक्टर ए प्लस माइनस वेक्टर बी के बराबर है। समझ में आ गई बात बेटा ये? और ये रेफरेंस एक्सिस तो हमारी यही वाली है। इस रेफरेंस एक्सिस से ये एंगल जो है हमारा थीटा आर है, रिजल्टेंट वेक्टर का एंगल। तो ये कौन सा रूल है हमारा, ट्रायंगल रूल। ये कौन सा रूल है, ट्रायंगल रूल। हमने ट्रायंगल रूल जो एडिशन वाला था वही वाला हमने दोबारा एडिशन ही तो किया है।
दूसरा आपके पास ये भी हम कर सकते हैं इसमें, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। अगर मान लो ये आपके पास वेक्टर ए है, ये वेक्टर ए है और वेक्टर बी ये है आपका, जहां पर वेक्टर बी था, जैसे जो आप एडिशन का काम करते थे वैसे ही करिए, और आप इसका क्या कंप्लीट करिए, एक पैरेललोग्राम कंप्लीट करिए। हमने एक पैरेललोग्राम कंप्लीट किया, और आप याद करो कि इसका जो ये डायगोनल था, ये डायगोनल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, आर इक्वल टू, बताइए जल्दी से, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ए प्लस बी वेक्टर, बी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो बेटा एक जब हम पैरेललोग्राम रूल से वेक्टर को ऐड करते हैं ना, तो आप पैरेललोग्राम में आप बताओ कितने डायगोनल होते हैं, 2 डायगोनल होते हैं ना। यस। तो एक डायगोनल जो दोनों वेक्टर के बीच से जाता है, वो डायगोनल अगर ए प्लस बी को रिप्रेजेंट करता है, तो जो दूसरा डायगोनल है वो रिप्रेजेंट करेगा, अगर एरो आपका इधर बना है तो ये रिप्रेजेंट करेगा आर इक्वल टू ए माइनस बी को। किसको रिप्रेजेंट करेगा, ए माइनस बी को, ठीक है। और अगर मान लीजिए आप इधर की तरफ एरो बना दिए, इस वेक्टर का एरो इधर बना दिए, ऐसे ऐसे एरो बना दिए, ये वाला, तो ये रिजल्टेंट आपका रिप्रेजेंट करेगा बी माइनस ए को। अगर आपने एरो बी की तरफ बनाया तो बी माइनस ए को रिप्रेजेंट करेगा, अगर एरो आपने ए की तरफ बनाया तो वो ए माइनस बी को रिप्रेजेंट करेगा। ये बी माइनस ए और ये ए माइनस बी। क्लियर हुई बात बेटा? ये तो हमारा जो पैरेललोग्राम रूल है, ये एक ही साथ एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों को रिप्रेजेंट कर सकता है। और आप देख लो, जो रेड कलर वाला वेक्टर मैंने बनाया और यहाँ के डायग्राम में जो ये आपका पीले कलर वाला वेक्टर है, तो रेड और पीले वाला वेक्टर एकदम एक जैसा ही दिख रहा है आपको, उतने ही एंगल पर। तो चाहे आप इस तरह से सब्ट्रैक्शन करें, चाहे आप इस तरह से करें, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों सेम चीज है। तो ये आपका कौन सा रूल है, पैरेललोग्राम रूल है। ये कौन सा रूल है आपका, ट्रायंगल रूल है, ठीक है। तो आप ग्राफिकल मेथड समझ गए कि इसका ग्राफिकल मेथड क्या है, वेक्टर का सब्ट्रैक्शन। अगर एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर में सब्ट्रैक्ट करना है तो एक्चुअल में पहले हमें उस वेक्टर का माइनस वेक्टर बनाना होगा, और उस माइनस वेक्टर को उस वाले में ऐड कर दो, वो अपने आप सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। जो चीज मैंने यहां पर लिखी है ऐसे। क्या ये बात समझ में आ रही है? यस राज, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं सर। ठीक है। अब बात करेंगे हम ग्राफिकल मेथड के बाद एनालिटिकल मेथड। अब आप बताओ, हमने एक्चुअल में एडिशन किया है ना, किसका किसका किया है, वेक्टर ए का और माइनस वेक्टर बी का। हमने किसका किसका एडिशन किया है, वेक्टर ए का और माइनस वेक्टर बी का, ठीक। और हमारे एडिशन के फॉर्मूले में जो चीज थी उसी को हम अगर मैनिपुलेट कर दें अपने इसके अकॉर्डिंग, इस एडिशन के अकॉर्डिंग, तो हमें रिजल्ट मिल जाएगा। तो अब आप बताओ, वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल थीटा है, तो वेक्टर ए और माइनस वेक्टर बी के बीच का एंगल 180 डिग्री माइनस थीटा होगा। ऐसा होगा? यस सर। ठीक। तो बस हमें अब इसी चीज का यूज करना है। अब देखो, हम यहां पर क्या करने जा रहे हैं, हमारा रिजल्टेंट का एडिशन का फॉर्मूला था, पहले हम लिख देते हैं एनालिटिकल मेथड। एनालिटिकल मेथड, तो हमारे रिजल्टेंट का फॉर्मूला R इक्वल टू था अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ये तो एडिशन का फॉर्मूला था, याद करो, ऐसा था। लेकिन अब हमारे पास वेक्टर ए और वेक्टर माइनस बी के बीच का एंगल कितना है, 180 डिग्री माइनस थीटा।
तो भाई अब दो वेक्टर्स के बीच का एंगल आपका आप चेंज हुआ, तो हम इस थीटा की जगह पर क्या कर देंगे, बस केवल ब्रैकेट में 180 डिग्री माइनस थीटा लगा दिया। दो वेक्टर है, एक वेक्टर ए है और दूसरा वेक्टर माइनस बी है, तो माइनस बी का स्क्वायर करेंगे तो आपका प्लस बी का स्क्वायर हो रहा है, तो इसमें कोई चेंज तो होना नहीं है, मैग्नीट्यूड तो चेंज किया नहीं है। हमने माइनस से मल्टीप्लाई किया तो क्या वेक्टर की लेंथ बदल गई क्या? नहीं, वेक्टर की केवल डायरेक्शन बदल गई है। डायरेक्शन बदलने से ए और बी के बीच का एंगल बदल गया। और यहां पर आप देखो cos 180 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू, सक्षम बताओ क्या होता है, cos ऑफ 180 डिग्री माइनस थीटा, ये कराया हुआ है ट्रिग्नोमेट्री में, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जल्दी से बताओ। cos 180 डिग्री माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट का एंगल है? ये 180 डिग्री माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है? सेकंड में। और सेकंड में cos पॉजिटिव होता है कि निगेटिव? सर निगेटिव होता है। निगेटिव होता है। और जब हम 180 डिग्री से देखते हैं तो सेम का आंसर सेम में देते हैं, मैंने साइन का आंसर साइन में, कॉस का आंसर कॉस में, तो वैसे ही हो जाएगा। कॉस ऑफ 180 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू माइनस कॉस थीटा होगा। अब इस माइनस को यहां लगा देंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस 2ab कॉस थीटा, क्योंकि कॉस 180 डिग्री माइनस थीटा, कॉस 180 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू माइनस कॉस थीटा होता है, तो मैंने यहाँ पे माइनस लगा दिया। तो हमारा जो रिजल्टेंट हो जाएगा सब्ट्रैक्शन का वो क्या हो जाएगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। तो ये हमारा सब्ट्रैक्शन का क्या आ गया, रिजल्ट आ गया। कोई दिक्कत इसमें? एडिशन के लिए क्या था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। सब्ट्रैक्शन के लिए क्या हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। सेम उसी तरह से हम रिजल्टेंट एंगल की बात करें तो आप याद करो tan थीटा r इक्वल टू क्या था, b साइन थीटा अपॉन a प्लस b कॉस थीटा। तो बेटा अब थीटा की जगह पर हमें क्या यूज करना होगा, 180 डिग्री माइनस थीटा। हमें थीटा की जगह क्या यूज करना है, 180 डिग्री माइनस थीटा। तो इस थीटा को हटा के हम क्या यूज करेंगे, 180 डिग्री माइनस थीटा लिखेंगे। क्यों? क्योंकि ए बी के बीच का एंगल वहां थीटा था एडिशन में, और सब्ट्रैक्शन में 180 डिग्री माइनस थीटा। तो यहाँ पे लिख देंगे 180 डिग्री माइनस थीटा, और यहाँ पे भी लिख देंगे 180 डिग्री माइनस थीटा। अब आप देखो साइन 180 डिग्री माइनस थीटा की वैल्यू क्या होती है, साइन थीटा। साइन 180 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा ही होता है। इसका मतलब ऊपर तो कोई चेंज नहीं है, बी साइन थीटा, लेकिन अपॉन में क्या आ जाएगा, ए cos 180 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू माइनस कॉस थीटा, तो ए माइनस बी कॉस थीटा। इसका मतलब हमारा जो रिजल्टेंट होगा उसका एंगल tan थीटा r क्या हो जाएगा, b साइन थीटा अपॉन a माइनस b कॉस थीटा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई बेटा? बोलो। तो हमारा एनालिटिकल मेथड भी हो गया ये। यस। ठीक, अब इसके बाद हमको अपने एनालिटिकल मेथड में वो भी बात करनी है। अगर दो वेक्टर, एक वेक्टर ए है और दूसरा वेक्टर बी है, और इनके बीच का एंगल थीटा है, और वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड बराबर है किसके, वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड के, और ये बराबर है ए के, तो उस केस में एडिशन का जब फॉर्मूला बनाया था, और वो क्या था, 2a cos थीटा बाई 2, और अब फॉर्मूला उसका चेंज करना पड़ेगा। तो उस केस में अब हमारे सब्ट्रैक्शन का, इनके बीच में सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, r इक्वल टू हम क्या कर रहे हैं, a माइनस बी। तो आप बताओ रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड क्या होगा, 2a cos
थीटा बाई 2 फॉर्मूला था ये, याद करिए एडिशन का था ना। तो हमें अब इस थीटा को रिप्लेस करना होगा किससे, 180 डिग्री माइनस थीटा से। तो हम इसकी जगह पे अब क्या लिखेंगे, 180 डिग्री माइनस थीटा, 180 डिग्री माइनस थीटा, और उसके बाद डिवाइडेड बाई 2, ऐसा होगा। बोलो कोई दिक्कत। जो वहां पर थीटा बाई 2 था, अब तो ए और बी के बीच का एंगल, मतलब ए और माइनस बी के बीच का एंगल क्या है, 180 डिग्री माइनस थीटा। तो जहां पर थीटा था वहां पे 180 डिग्री माइनस थीटा कर देंगे, तो क्या आ जाएगा 2a cos 180 डिग्री बाई 2 90 डिग्री माइनस थीटा बाई 2, और cos 90 माइनस थीटा बाई 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, 2a साइन थीटा बाई 2। तो अब हमारा रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या होगा, 2a साइन थीटा बाई 2। सर ये माइनस होगा ना? क्यों, cos 180 डिग्री माइनस थीटा, वो तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही तो है ना। अरे ये cos 90 माइनस थीटा यूज किए हैं ना। तो 90 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा, फर्स्ट में जाएगा ना। चेंज होता है। अच्छा यस। तो cos की वैल्यू चाहे साइन हो, चाहे tan हो, चाहे cot हो, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव होते हैं ना। तो cos 90 माइनस थीटा का साइन थीटा होता है, तो cos 90 माइनस थीटा बाई 2 है, तो साइन थीटा बाई 2 हो जाएगा। तो हमारे रिजल्टेंट का फॉर्मूला तो ये आ गया। और याद करो हमारा जो रिजल्टेंट एंगल था थीटा आर, वो क्या था, थीटा, तो थीटा बाई 2 था। तो अब इस थीटा की जगह पर क्या कर देंगे हम, 180 डिग्री माइनस थीटा। तो क्या लिख देंगे, 180 डिग्री माइनस थीटा। तो बेटा 180 डिग्री माइनस थीटा बाई 2 क्या हो जाएगा, 90 माइनस थीटा बाई 2। जब दो वेक्टर इक्वल मैग्नीट्यूड के होंगे तो उनके रिजल्टेंट के लिए एंगल जो होगा वो क्या आ जाएगा, 90 माइनस थीटा बाई 2। कब, जब हम इन दोनों वेक्टर का सब्ट्रैक्शन करेंगे तब। जब एडिशन करेंगे तो क्या था, 2a cos थीटा बाई 2, और जब सब्ट्रैक्शन करेंगे तो 2a sin थीटा बाई 2। और रिजल्टेंट का एंगल एडिशन में थीटा बाई 2 था, और सब्ट्रैक्शन में क्या होगा, 90 माइनस थीटा बाई 2। समझ में आ गई बात बेटा ये। यस। ठीक, अब इसके बाद हम इसमें भी उसी तरह के कुछ केसेस करेंगे, और उन केसेस को आप हम 2-3 करेंगे, इसके बाद हम जनरल वे में सारी चीजों को लिख देंगे, और देखना आपको कैसे आसानी से ये बात समझ में आ जाएगी आपको। हटा दें इसको, अब हम आगे बढ़ें। नोट करना है इसे, ये एक क्वेश्चन है। हो गया। दो वेक्टर इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं और उनके बीच का एंगल कितना है, थीटा। तो उनके सब्ट्रैक्शन का रिजल्टेंट क्या होगा और उनका एंगल क्या होगा, वो ये हो गया 90 माइनस थीटा बाई 2। ठीक है बेटा, आगे बढ़ें। यस सर। राज, यस सर। ठीक। अब देखो हम लोग यहां पर बात करेंगे केस 1 की। अब इसमें हम केस 1 बात करें। केस 1 क्या है, सब सब्ट्रैक्शन पे ही काम चल रहा है। एक वेक्टर ए है, दूसरा वेक्टर बी है, और उनके बीच का एंगल थीटा इक्वल टू 0 डिग्री और 360 डिग्री और 720 डिग्री, कुछ भी आप मान सकते हो। और रेडियन में देखोगे तो 0, 2 पाई, 4 पाई, कुछ भी आप बोल सकते हो। अब उस केस में आपका जो आर होगा, उस आर की वैल्यू आपको निकालनी है। तो आर वेक्टर इक्वल टू हमें करना है वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। तो हमें आर का मैग्नीट्यूड निकालना है। आर का मैग्नीट्यूड पहले हम ग्राफिकली यहाँ पर थोड़ा एक बार दिखा देते हैं, इसके बाद डायरेक्ट हम फॉर्मूला लिख देंगे। अब हम बात कर रहे हैं कि अगर इफ वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड बड़ा है वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड से, तो याद करो जब सब्ट्रैक्शन होता था तो पहले हम करते थे क्या थे, जो जिस वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करना है उसका निगेटिव वेक्टर बनाते थे। तो हमने यहां पर डायग्राम में बनाया आपका ये वेक्टर ए,
और वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल 0 डिग्री था, तो भाई वेक्टर बी भी और वेक्टर ए भी इधर ही बनेगा। ये वेक्टर ए है, आप बताओ वेक्टर बी हमने इसके आगे ऐसे बना दिया, ये तो वेक्टर बी है, लेकिन हमें सब्ट्रैक्शन में क्या करना होता है, पहले ए बनाते हैं और इसके बाद माइनस वेक्टर बी बनाते हैं। तो माइनस वेक्टर बी बेटा हम कैसे बनाएंगे, जस्ट इसके अपोजिट यहीं से हम क्या कर दें, पीछे बना दें माइनस वेक्टर बी, ऐसे। ये हो गया माइनस वेक्टर बी, और इसके बाद इस वाली चीज को हम चाहे तो हटा दें, कोई दिक्कत नहीं है। ये वेक्टर हम हटा दें, बी का माइनस वेक्टर बी बना दिया, क्योंकि एंगल तो 0 डिग्री है। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, इसका रिजल्टेंट इसके स्टार्टिंग से इसके एंड को मिला दिया, स्टार्टिंग से एंड को मिला दिया, तो ये हमें क्या मिल गया, रिजल्टेंट वेक्टर आर इक्वल टू वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। अब आप लंबाई देखो थोड़ा सा, ये रेड कलर वाले वेक्टर की लंबाई ए के वेक्टर की लंबाई में से बी के वेक्टर की लंबाई को घटाया गया है, तभी तो आया है। तो उस केस में आपका जो आर का मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा, ए माइनस बी के बराबर होगा। और ये आपकी कौन सी वैल्यू होगी, आर की मिनिमम वैल्यू होगी। और इस केस में थीटा आर क्या होगा आपका, 0 डिग्री ही होगा। क्यों, क्योंकि जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो वेक्टर ए के डायरेक्शन में ही है। अगर हम इसमें बात करें कि नहीं भाई हमारा ए का मैग्नीट्यूड छोटा होगा, इफ ए लेस देन बी, तो खेल कैसा होगा उस केस में, आप देखो ये वेक्टर ए छोटा सा है ये, और वेक्टर बी हम ऐसे बनाएंगे बड़ा सा, लेकिन इस वेक्टर का माइनस वेक्टर कहां जाएगा, पीछे। तो पीछे हम बनाएंगे तो वो कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा माइनस वेक्टर बी। अब बेटा हम क्या करेंगे, ए के स्टार्टिंग से माइनस वेक्टर बी के एंड को मिला देंगे। तो ए के स्टार्टिंग से माइनस वेक्टर बी के एंड को मिला दिया, तो ये हमारा रिजल्टेंट हो गया आर इक्वल टू एक्चुअल में वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए हो गया। ठीक है, और आप बता दो इस केस में आर की वैल्यू किसके बराबर हो रही है, बी माइनस ए के बराबर हो रही है। क्यों, क्योंकि ये पूरी लेंथ आपकी बी है, इतनी लेंथ ए है, तो ये वाली लेंथ कितनी बचेगी, रेड कलर वाली, बी माइनस ए ही तो होगी। और ये भी क्या होगा, आपका आर मिन होगा। और इस केस में थीटा आर की वैल्यू क्या है, 180 डिग्री। क्यों, क्योंकि आपका वेक्टर ए ये है, तो इससे अपोजिट डायरेक्शन में बना है ना, ये इतना देखो 90 डिग्री 180 डिग्री का एंगल बना है ना, तो उस केस में ये हो गया। और ये बात हमको रियल लाइफ में मालूम है भाई, अगर हम लोग 10 में से 2 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 8 आता है, लेकिन 2 माइनस 10 करते हैं तो -8 आता है। तो जो साइन होता है बड़े मैग्नीट्यूड वाला साइन लगता है हमेशा, तो हमारा साइन किधर, डायरेक्शन किधर लगा, जो वेक्टर बी या माइनस वेक्टर बी बड़ा था तो हमने माइनस वेक्टर बी की तरफ साइन लगा दिया। तो आप ये देखो कि जब हम दो वेक्टर का एडिशन कर रहे थे तो ये मिनिमम वैल्यू कितने डिग्री के एंगल पर आ रही थी, 180 डिग्री पर। जब दो वेक्टर के बीच का एंगल थीटा 180 डिग्री था तब ये आ रहा था, और सब्ट्रैक्शन में 0 डिग्री पर ही वही रिजल्ट आ गया। सब्ट्रैक्शन में क्या आ गया, 0 डिग्री पर ही वही रिजल्ट आ गया। बात समझ में आई, बोलो। यस। इसका मतलब जो हमारा सब्ट्रैक्शन में 0 डिग्री पर आर की वैल्यू होगी वो प्लस या माइनस क्या होगी, ए माइनस बी के बराबर होगी। और ये कौन सी वैल्यू है, ये आर की मिनिमम वैल्यू है। ये कौन सी वैल्यू है, ये आर की मिनिमम वैल्यू। ठीक है, अब हम केस नंबर 2 देखें। केस नंबर 2 क्या है, एक वेक्टर ए, दूसरा वेक्टर बी, और उसके बीच में थीटा इक्वल टू है पाई और 180 डिग्री। अगर ऐसा है तो आप बताओ, मान लो एक वेक्टर आपका ए ये है और जो बी वेक्टर है वो 180 डिग्री पर पीछे है, तो उसका माइनस करेंगे तो ये वेक्टर कहां जाएगा, ए की डायरेक्शन में ही चला जाएगा।
वो वेक्टर कहाँ जाएगा, ए की डायरेक्शन में ही। तो हमने वहां पर ऐसे बना दिया माइनस वेक्टर बी। अब दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में मिल गए तो एडिशन करेंगे तो रिजल्टेंट हमारा क्या होगा, ऐड हो जाएगा। तो इसका मतलब जब दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में हो गए, एक वेक्टर ए और एक वेक्टर माइनस बी आपका सेम डायरेक्शन में हो गए, तो उस केस में आपका रिजल्टेंट आर क्या हो जाएगा, सिंपली ए प्लस बी के बराबर। और ए प्लस बी ये आपकी कौन सी वैल्यू है, आर की मैक्सिमम वैल्यू। और आपका रिजल्टेंट थीटा आर क्या होगा, 0 डिग्री पर ही होगा। इसका मतलब सब्ट्रैक्शन जिस चीज को 180 डिग्री पर दे रहा है, एडिशन उसे 0 डिग्री पर दे रहा था। और सब्ट्रैक्शन जिसको 0 डिग्री पर दे रहा है, एडिशन उसे 180 डिग्री पर दे रहा था। तो एडिशन में हमने देखा था कि जब दो वेक्टर के बीच का एंगल 0 डिग्री है तो रिजल्टेंट मैक्सिमम। जैसे जैसे उनके बीच का एंगल बढ़ाते जा रहे थे, सब एडिशन का रिजल्टेंट कम हो रहा है। और सब्ट्रैक्शन में जस्ट उल्टा होगा, जब दो वेक्टर के बीच का एंगल 0 डिग्री है तो सब्ट्रैक्शन उसका मिनिमम है। और जैसे जैसे हम एंगल बढ़ा के 180 डिग्री कर रहे हैं, सब्ट्रैक्शन का रिजल्टेंट मैक्सिमम हो जा रहा है। तो जस्ट उसके अपोजिट वाला केस फॉलो होगा। बोलिए बेटा। तो ये बात आपको याद रहेगी कि एडिशन 0 डिग्री पर मैक्सिमम रिजल्ट देता है और सब्ट्रैक्शन 180 डिग्री के एंगल पर मैक्सिमम रिजल्ट देगा। अगर दो वेक्टर के बीच का एंगल 180 डिग्री है तब उनका रिजल्टेंट मैक्सिमम होगा, और जब आपका एडिशन 0 डिग्री पर होगा तब उसका रिजल्टेंट मैक्सिमम होगा। क्या ये बात समझ में आ रही है? सर ये डॉटेड लाइन बी वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रही है ना? बी वाले को, बी का उल्टा कर दिया, माइनस बी कर दिया हमने। जैसे ये आपका बी वेक्टर है ये। सर ऐसे देखा जाए नॉर्मली तो हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं एक तरीके से, जैसे सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं लेकिन वो ऐड हो गया ना। जैसे मैं ये कहूं कि आप 10 में से -2 सब्ट्रैक्ट करो, तो वो एक्चुअल में क्या हो गया, ऐड हो गया ना वो। तो समझ में आई बात? तो अपने आप ऐड हो गया। तो जब दो वेक्टर के बीच में एंगल 180 डिग्री है तो हम कर तो भले सब्ट्रैक्शन रहे हैं लेकिन वो रियल में क्या हो गया, ऐड हो गया। और जब दो वेक्टर के बीच का एंगल 0 डिग्री है तो हम जब सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो वो सब्ट्रैक्ट हो गया, वो एक वैल्यू छोटी, मतलब रिजल्टेंट छोटा आ गया पहले से। क्लियर हुई बात बेटा ये? यस। अब जब हम दो वेक्टर के बीच का एंगल 90, अब फॉर्मूले में भी करके देखोगे तब भी आपको मिलेगा। और √a² + b² -2ab करो, -2ab, और यहाँ पर 0 करोगे तो cos 0 की वैल्यू क्या आएगी, 1। तो a² + b² -2ab आ जाएगा, और वो a - b का होल स्क्वायर होता है। तो a - b का होल स्क्वायर रूट से बाहर निकालोगे तो a - b या b - a आ जाएगा। चाहे ये आ जाएगा या फिर ये वाला आ जाएगा, आपका ये वाला आ जाएगा। और जब उनके बीच का एंगल पाई रखोगे तो cos पाई की वैल्यू होती है -1, तो cos पाई की वैल्यू -1 है तो वो क्या हो जाएगा, a² + b² -2ab इंटू -1, वो +2ab कर देगा। तो a + b का होल स्क्वायर होगा, बाहर क्या निकलेगा, a + b निकल जाएगा बाहर आपका। समझ में आई बात बेटा ये? बोलिए। यस। ठीक। तीसरा केस आपका केस नंबर 3। एक वेक्टर a है, दूसरा वेक्टर b है, और इसके बीच का एंगल थीटा = 90 डिग्री है। अब आप बताओ जब 90 डिग्री है तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड ही अगर हम देखें तो क्या आ जाएगा बेटा, a² + b² -2ab cos 90। अच्छा, cos 90 की वैल्यू सक्षम बताओ कितना होता है? 0 सर, 0 होती है। राज यस सर। कितना होता है cos 90 की वैल्यू? सर 0। 0। तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, 0, और बचेगा क्या, √a² + b²। तो आपसे ये चीज पूछा जा सकता है कि ऐसा कौन सा एंगल है जिस एंगल पर एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों का रिजल्टेंट बराबर आता है, दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर होता है। तो चाहे आप a + b करो
या a माइनस बी करो, अगर उनके बीच का एंगल 90 डिग्री है दो वेक्टर के बीच का, तो रिजल्टेंट दोनों में सेम आएगा। अब कहोगे सर ग्राफिकली देखा जाए, तो ग्राफिकली आप देखो दो वेक्टर्स हैं जिनके बीच का एंगल 90 डिग्री, ये एक वेक्टर a है और दूसरा वेक्टर ये b है, और इसको याद करो सब्ट्रैक्ट करने का तरीका क्या था। इनको सब्ट्रैक्ट करने का तरीका दो तरीके थे, पैरेललोग्राम रूल भी और ट्रायंगल रूल भी। हम पैरेललोग्राम रूल इस्तेमाल करें, और पैरेललोग्राम रूल इस्तेमाल करने का मतलब हमें पैरेललोग्राम कंप्लीट किया जाए ऐसे। अब आप बताओ ये वाला आपको क्या देगा, ये डायगोनल आपको क्या देगा, ये देगा आपको a प्लस बी, और बेटा आप बताओ ये डायगोनल आपको क्या देगा, ये आपको क्या देगा इधर, ए माइनस बी। और जो ये पूरा पैरेललोग्राम बना है, ये पैरेललोग्राम कैसा है, एक रेक्टेंगल है ना, क्या है ये पैरेललोग्राम क्या है आपका, रेक्टेंगल। एक रेक्टेंगल के दोनों डायगोनल्स क्या होते हैं, इक्वल मैग्नीट्यूड के होते हैं। यस। इसका मतलब ये है कि इफ वेक्टर ए और बी के बीच का एंगल 90 डिग्री है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए प्लस बी ये बराबर है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए माइनस बी के। मैथमेटिक्स भी ये बात कह रही है और हमारा ग्राफ भी यही बात कह रहा है, वेक्टर ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड बराबर होगा वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड के। क्लियर हुई बात बेटा ये? यस सर। अब देखो हम यहाँ पर थोड़ा सा आपको एडिशन और पूरा टेबल में बना रहा हूं, अब इक्वल वेक्टर वाला, ठीक है। यहाँ पर अब क्या है, दो वेक्टर्स हैं a और b, एक वेक्टर a है दूसरा वेक्टर b है, और उनके बीच का एंगल थीटा हम बदलेंगे अभी, उनके बीच का एंगल है थीटा। और यहाँ पर ये बताया जा रहा है a का मैग्नीट्यूड किसके बराबर है, b के मैग्नीट्यूड के, और ये क्या है वेक्टर a के बराबर का मैग्नीट्यूड के बराबर है। तो हम पहले रिजल्टेंट निकालेंगे, r करने जा रहे हैं हम a प्लस b, ठीक है, a प्लस b करने जा रहे हैं। और यहाँ पर हम रिजल्टेंट की बात करेंगे, हम यहाँ रिजल्टेंट की बात करेंगे कितने डिग्री पर, अलग अलग एंगल्स पर, ठीक है। तो पहले हम बात करेंगे कहाँ पर, 0 डिग्री, थीटा की वैल्यू, हम यहाँ पर थीटा की वैल्यू रख रहे हैं 0 डिग्री, मतलब थीटा आपका पहले 0 डिग्री है, या फिर थीटा आपका 30 डिग्री है, या फिर थीटा आपका 45 डिग्री, या फिर थीटा आपका 60 डिग्री, या फिर थीटा आपका 90 डिग्री, या फिर 120 डिग्री, 135 डिग्री, उसके बाद 150 डिग्री और 180 डिग्री। ये रिजल्ट आपको याद रखना है। यहाँ पर मैं लिखूंगा आर का रिजल्ट, ऐसे लिखूंगा मैं आर का रिजल्ट। अब आप बताइएगा, एक एक रिजल्ट बताना। 0 डिग्री पर जब दोनों मैग्नीट्यूड ए और बी बराबर है, तो 0 डिग्री पर ये आर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा, एडिशन को। आर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एडिशन को। इसकी वैल्यू किसके बराबर, 2a के बराबर, और ये क्या है आर की मैक्सिमम वैल्यू। 30 डिग्री पर क्या था, 30 डिग्री पर याद करो, इक्वल वेक्टर 30 डिग्री पर थे, तब क्या था रिजल्ट, a अंडर रूट, भूल गए तुम लोग, 2 प्लस √3, और 45 डिग्री पर क्या था, a अंडर रूट 2 प्लस √2। 60 डिग्री पर क्या था, √3a। 90 डिग्री पर क्या था, √2a। 120 डिग्री पर क्या था, a। 135 डिग्री पर क्या था, a अंडर रूट 2 माइनस √3।
150 डिग्री पर क्या था, a अंडर रूट 2 माइनस रूट 3, और 180 डिग्री पर इसकी वैल्यू 0 थी, और ये कौन सी वैल्यू थी, r की मिनिमम वैल्यू। ये कौन सी वैल्यू थी, r की मिनिमम वैल्यू थी। जब दो वेक्टर के बीच का एंगल 180 डिग्री था तो उस केस में एडिशन का रिजल्टेंट मिनिमम था, और जब दो वेक्टर के बीच का एंगल 0 डिग्री था तो एडिशन का रिजल्टेंट मैक्सिमम था। क्लियर हुई बात बेटा? ये सेम उसी तरीके से अब हम अगर बात करें कि हमारा अब r किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, हमारा r अगर रिप्रेजेंट करे किसको, r इक्वल टू वेक्टर a माइनस वेक्टर b को, और उस केस में हम थीटा की बात अलग अलग करें, थीटा इक्वल टू हम 0 डिग्री लें, 30 डिग्री लें, 45 डिग्री लें, 60 डिग्री लें, 90 डिग्री लें, 120 डिग्री लें, 135 डिग्री लें, 150 डिग्री एंड 180 डिग्री। तो बेटा अब यहाँ पर हमारा जो R होगा वो क्या होगा, सब्ट्रैक्शन की बात कर रहा है, ये R अब किसका मैग्नीट्यूड दे रहा है, सब्ट्रैक्शन का मैग्नीट्यूड देगा, और ये वैल्यू आपकी बताओ, सर ये 0 डिग्री अपोजिट कर देंगे, अपोजिट कर देंगे। 0 डिग्री पर क्या था, ये याद करो मिनिमम वैल्यू था, कितना था, 0 था, 0, और 30 डिग्री पर क्या होगा, a √2 माइनस √3, √2 माइनस √3, 45 डिग्री पर a √2 माइनस √2, √2, ये √2 होगा, और 60 डिग्री पर क्या होगा, a के बराबर। इसका मतलब ये बात याद रखना, ये वाली चीज भी याद रखी जाती है, और ये वाली चीज, जब दो वेक्टर के बीच का एंगल 120 डिग्री होता है और दोनों वेक्टर इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं, तो 120 डिग्री पर उसका जो रिजल्टेंट होता है वो उस इक्वल वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बराबर ही आ जाता है। और जब दो वेक्टर के बीच का एंगल 60 डिग्री है और इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं, तो उनके सब्ट्रैक्शन का रिजल्ट भी उस इक्वल वेक्टर के बराबर। 90 डिग्री पर √2a, 120 डिग्री पर a अंडर रूट 2 प्लस √3। ए पर ये गलत हो गया ना बेटा, यहाँ पर √3a होगा ना, वो √3 कहाँ से ये वाली वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी, √3a। देखो इसके बाद फिर ये वाला आएगा ना, और इसके बाद फिर आपका क्या होगा, a अंडर रूट 2 प्लस √2, इसके बाद a अंडर रूट 2 प्लस √3, और 180 डिग्री पर क्या होगा, 2a। ऐसे ये उल्टा चलता चलाएगा, ये वाली वैल्यू यहाँ इस तरह से वैल्यू आपको ऐसे मिलती जाएगी। 180 डिग्री वाला रिजल्ट आपको 0 डिग्री पर मिलेगा, ये वाला रिजल्ट आपको ऐसे मिलेगा। इस तरह से पूरी चीजें आपकी क्या होंगी, बदल जाएंगी, इंटरचेंज हो जाएंगी। समझ में आ गई बात बेटा? ये कोई दिक्कत इसमें? और ये आपकी कौन सी वैल्यू है, R की मिनिमम वैल्यू है, और ये कौन सी वैल्यू है आपकी, ये आपके R की मैक्सिमम वैल्यू। तो आप ये देखो कि 0 डिग्री पर एडिशन मैक्सिमम था और 180 डिग्री पर एडिशन मिनिमम था, तो 0 डिग्री पर सब्ट्रैक्शन मिनिमम आया और 180 डिग्री पर सब्ट्रैक्शन मैक्सिमम आया। तो ये बात आप याद रखिएगा कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन में किस तरह से चीजें चलेंगी। ठीक है बेटा? यस सर। क्लियर हुई बात बेटा? ये यस। अब इसके बाद आपको हम थोड़ा सा इसके बारे में बताते हैं कि यूनिट वेक्टर्स क्या होते हैं। पहले थोड़ा उसके बारे में हम डिस्कस कर लें। ये आपका एडिशन और सब्ट्रैक्शन कंप्लीट हो गया आपका, ठीक।
यस। अब बात आती है पूरा यूनिट वेक्टर्स, यूनिट वेक्टर के बारे में। तो यूनिट वेक्टर वो वेक्टर होते हैं जिनका मैग्नीट्यूड क्या होता है, यूनिटी। यूनिटी का मतलब वन, वन मैग्नीट्यूड को हम क्या बोलते हैं, यूनिटी। तो ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड यूनिटी हो उसे हम लोग यूनिट वेक्टर बोलते हैं। ठीक है, तो अगर मान लो कि आपके पास किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर बनाना है, मान लो वेक्टर ए का यूनिट वेक्टर, तो हम लिखें अगर यूनिट वेक्टर ऑफ वेक्टर ए इक्वल टू, सिंबल होता है इसे हम ए के ऊपर ऐसे कैप बना देते हैं, और ये क्या होगा, वेक्टर ए डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। वेक्टर ए में वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड से हम डिवाइड कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा, उसका यूनिट वेक्टर मिल जाएगा। वैसे ही अगर हम बात करें यूनिट वेक्टर ऑफ वेक्टर बी इक्वल टू, हम ऐसे लिखेंगे बी कैप, और ये क्या होगा, वेक्टर बी डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। तो किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालने के लिए आप उस वेक्टर में उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, आपको उसका यूनिट वेक्टर पता चल जाएगा। क्योंकि मैग्नीट्यूड से डिवाइड होने पर इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो चला जाएगा लेकिन उसकी डायरेक्शन बची रहेगी। अब अगर 2 में 2 से डिवाइड करोगे तो वैल्यू 1 ही आएगी ना, और डायरेक्शन इसकी जो भी थी वो रहेगी ही रहेगी। समझ में आ गई बात बेटा ये? यस सर। ठीक, तो इस चीज को हम लोग इस तरह से देखते हैं। अब इसके बाद हम कुछ चीजें और आपको बता दे रहे हैं। यहां पर इसको बोलते हैं ऐसे यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर, इसका जो इंटरनेशनल सिंबल होता है उसे हम बोलते हैं आई कैप, या फिर इसे हम आई बना के इसके ऊपर वेक्टर बना देते हैं, और एनसीईआरटी इसे मोटे लेटर्स में लिखता है इसे। और यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस, ये सिंबल है, ये आपको याद रखना होगा। इसको हम बोलते हैं जे कैप, और जे ऐसे बना देते हैं। यूनिट वेक्टर अलोंग जेड एक्सिस, और ये होता है आपका के कैप, या फिर इसे हम वेक्टर ऐसे के बना देते हैं। क्लियर हुई बात बेटा ये? बोलिए। यस सर। ठीक, अब इसके बाद हम लोग इसमें अब देखेंगे कंपोजिशन ऑफ वेक्टर, या फिर रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, या फिर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर अलोंग कोऑर्डिनेट एक्सिस। एक वेक्टर का कंपोनेंट करना, ठीक है, तो ये हम लोग की अगली हेडिंग होगी। पहले इतना तो समझ में आ गया ना कि यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस क्या बोला जाएगा, वाई एक्सिस क्या बोला जाएगा, और जेड एक्सिस क्या बोला जाएगा। और किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालने का तरीका, उस वेक्टर में उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो तो वहां का आपको क्या मिल जाएगा, उस वेक्टर का यूनिट वेक्टर पता चल जाएगा। ठीक है? यस। ठीक, अब देखो आपका जो हेडिंग है कंपोनेंट ऑफ वेक्टर along कोऑर्डिनेट एक्सिस, इसे हम कंपोनेंट ऑफ वेक्टर along कोऑर्डिनेट एक्सिस भी बोलते हैं। इसे हम बोलते हैं रिजोल्यूशन।
resolution of vector along coordinate axes, और इसे हम और भी बोल सकते हैं, और इसे हम बोलते हैं प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस। ठीक है, एक वेक्टर का प्रोजेक्शन है कोऑर्डिनेट एक्सिस पे। ये तीनों नाम अलग अलग यूज किए जाते हैं, लेकिन तीनों का मतलब एक ही है। ठीक, अब देखो, जैसे मान लो अभी हम एक प्लेन में बात कर रहे हैं। अभी हम किसकी बात कर रहे हैं? वेक्टर इन अ एक्स वाई प्लेन। हम एक्स वाई प्लेन में बात कर रहे हैं। ठीक है, वेक्टर इन अ एक्स वाई प्लेन। एक्स वाई प्लेन का वेक्टर अभी हमने कंसीडर किया है और उसकी बात कर रहे हैं। मान लो ये एक वेक्टर है, ऐसे पहले हम एक्सिस बना दें ऐसे, ये हमारा एक्स एक्सिस और ये हमारा वाई एक्सिस। ठीक है, और एक ये वेक्टर है ऐसा, ये वेक्टर है ए। इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड है मॉड ऑफ वेक्टर ए, जिसको हम ए बोलेंगे। ठीक है, इस वेक्टर का एक्स एक्सिस के साथ एंगल अल्फा है और वाई एक्सिस के साथ एंगल बीटा है। अगर एक्स एक्सिस के साथ एंगल मालूम है तो वाई के साथ अपने आप निकाल लेंगे, वो तो पता चल गया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब थोड़ा सा बताना, एक्स एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर को हमने क्या नाम दिया है? आई कैप। और वाई एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर को हमने क्या नाम दिया है? जे कैप। ऐसे कोई दिक्कत? नो। अब देखो, एक कंपोनेंट ऑफ वेक्टर अलोंग कोऑर्डिनेट एक्सिस, तो वेक्टर ए का कंपोनेंट बनाना है किसके अलोंग? कोऑर्डिनेट एक्सिस के अलोंग। तो हमने वेक्टर ए से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, किस पर? एक्स एक्सिस पर। और वेक्टर ए के टॉप से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया कहां पर? वाई एक्सिस पर। तो बेटा इसकी कुछ लेंथ हुई होगी, ये परपेंडिकुलर की कुछ लेंथ होगी, बी कॉस थीटा, ये इसकी लेंथ होगी कुछ, और ये वेक्टर भी कुछ होगा। भाई एक वेक्टर का कंपोनेंट करेंगे तो वेक्टर ही तो आएगा वो। यस। तो ये आपका क्या हो गया? ये आपका एक वेक्टर ये है। अच्छा, इस वेक्टर का हमने कंपोनेंट किया एक्स एक्सिस के अलोंग, तो हमने नाम दे दिया उसे कि ये एक एक्स वेक्टर है। और वाई एक्सिस के अलोंग किया तो हमने उसको नाम दे दिया कि एक ए वाई वेक्टर है। और आप देख लो, जो रेड कलर वाले दोनों वेक्टर्स हमने माने हैं, अगर इनको हम ऐड कर दें तो ये कौन सा वेक्टर मिलेगा हमें? बताओ। जो ये रेड कलर के दो वेक्टर्स हैं, एक ए एक्स और दूसरा ए वाई, अगर हम इसको ऐड कर दें तो कौन सा वेक्टर मिलेगा हमें? ए वेक्टर। ए मिलेगा। अब कहोगे सर कैसे? तो एडिशन का तरीका बताओ, पैरेललोग्राम रूल सिखाया है ना? यस। तो अगर इस पैरेललोग्राम रूल से हम इस ए एक्स को और ए वाई को ऐड करें तो एडिशन के लिए पैरेललोग्राम कंप्लीट करना पड़ेगा, तो वो तो कंप्लीट कर दिया है हमने। और ये इनको ऐड करने पर रिजल्टेंट उनके बीच से जाएगा, तो ये ए हो गया। इसका मतलब इस ए को हम क्या लिख सकते हैं? ए एक्स वेक्टर प्लस ए वाई वेक्टर लिख सकते हैं क्या? यस। ठीक, तो बेटा हम यहां पर इस बात को लिख रहे हैं, जो वेक्टर हमारा ए है इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, ए एक्स वेक्टर प्लस ए वाई वेक्टर। और इसको लिखने का एक तरीका और भी हो सकता है, वेक्टर ए एक्स का मैग्नीट्यूड लिखो और साथ में इसकी डायरेक्शन लिख दो। तो डायरेक्शन तो आई कैप होगा ना,
क्यों? क्योंकि ax किस डायरेक्शन में है? x एक्सिस के डायरेक्शन में, और x एक्सिस के डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर क्या है? i कैप। तो किसी भी वेक्टर के मैग्नीट्यूड में अगर डायरेक्शन से मल्टीप्लाई कर दो तो वेक्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो ax इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड है और i उसकी डायरेक्शन है। सेम उसी तरह से ay वेक्टर को हम ay इसका मैग्नीट्यूड और j इसकी क्या है? डायरेक्शन है। तो वेक्टर a को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, और ये लिखना ये होता है, बोला जाता है रेक्टेंगुलर फॉर्म ऑफ वेक्टर। इसे हम क्या बोलते हैं? वेक्टर का रेक्टेंगुलर फॉर्म बोलेंगे। क्लियर हुई बात बेटा? ये बोलो, क्या ये बात क्लियर हुई? ये वेक्टर का रेक्टेंगुलर फॉर्म है। यस। ठीक है, रेक्टेंगुलर फॉर्म क्यों? क्योंकि देखो ये ax और ay को मिला के एक रेक्टेंगल ही तो बना है, इसीलिए हम वेक्टर को इसका नाम देते हैं रेक्टेंगुलर फॉर्म। तो रेक्टेंगुलर फॉर्म के वेक्टर ऐसे होते हैं जो i, j और k के फॉर्म में लिखे जाते हैं। ठीक है, तो अगर आपको एक वेक्टर पता है और उसका एंगल पता है तो उस वेक्टर का रेक्टेंगुलर फॉर्म आप लिख सकते हो, वेक्टर a इक्वल टू axi प्लस ayj। अब कहोगे सर ये ax निकाला कैसे जाए? तो देखो ax निकालने का तरीका, ax मैग्नीट्यूड, अगर आपको ये एंगल अल्फा पता है तो इस वेक्टर का x एक्सिस के अलोंग जो कंपोनेंट होगा वो होगा a cos अल्फा, और जो आपका ay है वो क्या होगा? a साइन अल्फा। मतलब आपका ये इस वेक्टर का अल्फा अगर पता है आपको तो ये a cos अल्फा होगा, और जस्ट उसका परपेंडिकुलर वाला क्या बोला जाता है? a साइन अल्फा। और अगर मान लो आपको बीटा पता है तो बीटा अब किस एक्सिस से जुड़ा हुआ है? y से जुड़ा है ना, तो आपको क्या लिखेंगे? इसको हम ay को क्या लिखेंगे? a cos बीटा, और इस बीटा के रेस्पेक्ट में ये उसके 90 डिग्री पर है तो हम लिखेंगे a साइन बीटा। मतलब एक वेक्टर का कंपोनेंट उस एक्सिस के अलोंग जब लेंगे जिसका एंगल पता है तो उसमें कॉस में तोड़ेंगे उसको, और उसके परपेंडिकुलर वाला साइन में तोड़ेंगे। जैसे हमें अल्फा पता था तो हमने ax को अल्फा के रेस्पेक्ट में, अल्फा के लैंग्वेज में a cos अल्फा बोला, और ay को अल्फा के रेस्पेक्ट में, ay क्या है? अल्फा से मतलब इस ax से क्या है? 90 डिग्री पर है तो a साइन अल्फा बोल दिया। ठीक है, अगर आपको बीटा पता है तो ay को cos में लिखेंगे cos बीटा, और ax को साइन बीटा लिखेंगे। क्लियर हुई बात बेटा? ये तो आपके a के लिखने के कितने तरीके हो गए? 4 तरीके। ax की जगह आप ये रख लो, ay की जगह ये रख लो, या ax की जगह ये रख लो, ay की जगह ये रख लो, या फिर ax की जगह ये रख लो, ay की जगह ये रख लो, या फिर ax की जगह ये रख लो, ay की जगह ये रख लो। तो 4 तरीके से आप एक ही चीज को लिख सकते हो। अब कहोगे कि सर क्या ये दोनों बराबर हैं क्या? जैसे आप देखो यहाँ ax को हमने a cos अल्फा भी लिखा है और a sin अल्फा भी लिखा है, तो भाई क्या वो बराबर है क्या? तो क्यों नहीं बराबर होंगे? इसको थोड़ा ध्यान से देखो। आप देखो इस केस में आपके पास a cos अल्फा या a sin बीटा। अच्छा आप बताओ बीटा इक्वल टू क्या लिखा जा सकता है? 90 डिग्री माइनस अल्फा, नहीं 180 डिग्री नहीं, 90 माइनस अल्फा लिख सकते हैं ना, क्योंकि ax और ay के बीच का एंगल 90, तो अगर अल्फा है तो ये क्या होगा? 90 माइनस अल्फा, और बीटा की जगह पर आप यहाँ पर 90 माइनस अल्फा कर दो तो साइन 90 माइनस अल्फा इक्वल टू कॉस अल्फा ही तो होगा। यही वाली बात तो मैंने इस तरह से बीटा के फॉर्म में लिखी है। समझ में आई बात बेटा? ये तो आप इस a को क्या लिख सकते हो? ऐसे लिख सकते हो a cos अल्फा i प्लस a साइन अल्फा j, या आप इसे लिख सकते हो a cos अल्फा i प्लस a cos बीटा j, या फिर आप इसे लिख सकते हो
ए साइन बीटा आई प्लस ए साइन अल्फा जे, या फिर आप इसे भी लिख सकते हो ए साइन बीटा आई प्लस ए कॉस बीटा जे। अब कहोगे सर ये चीज पता चल गई तो हम लोग इससे करेंगे क्या? एक्चुअल में क्या होता है कि वेक्टर को लिखने के कई तरीके होते हैं, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के फॉर्म में उसको लिखने के कई तरीके होते हैं। हम वेक्टर को अगर रेक्टेंगुलर फॉर्म में ब्रेक कर दें तब भी हम अपने वेक्टर को लिख सकते हैं, मतलब आई जे और के फॉर्म में। तो यही आपका क्या है? रेक्टेंगुलर फॉर्म। रेक्टेंगुलर फॉर्म, एक वेक्टर का ये रेक्टेंगुलर फॉर्म है। तो ये कुछ और नहीं है बेटा, ये ए एक्स है और ये क्या है? ए वाई है। ये क्या है? ए एक्स है, ये क्या है? ए वाई है। ये क्या है? ए एक्स है, ये ए वाई है। ये ए एक्स है और ये ए वाई है आपका, ठीक है। अब बेटा अगर मान लो कि आपको वेक्टर का रेक्टेंगुलर फॉर्म पता है, वेक्टर का क्या पता है? रेक्टेंगुलर फॉर्म पता है, और ये सब चीजें सॉल्व करोगे तो कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू ही तो आएगी बेटा। ये ax कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी, मान लो 2 आ गया या 3 आ गया या ay कुछ आ गया, कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू ही तो आएगी। तो a का एक्चुअल में स्ट्रक्चर कैसा दिखेगा? a इक्वल टू 2i प्लस 3j टाइप का, या a इक्वल टू 2i माइनस 5j आ जाए, कुछ इस तरह का आएगा। कुछ ax और कुछ ay की वैल्यू होगी। समझ में आई बात भाई? इनको सॉल्व करोगे तो कुछ ना कुछ वैल्यू ही तो आएगी, इनको सॉल्व करने पर कुछ वैल्यू ही तो आएगी। यस सर। ठीक है, तो वो न्यूमेरिकल वैल्यू हमने यहाँ पे रख दिया। अब मान लो कि अगर आपका वेक्टर अगर रेक्टेंगुलर फॉर्म में है तो हमें इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड वाला फॉर्म और एंगल वाला फॉर्म कैसे पता करेंगे? उसे बोलते हैं पोलर फॉर्म। अगर एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड पता है और उसके बाद उसका एंगल पता है तो एक तरीका और होता है और मैथमेटिक्स में खूब यूज किया जाता है, आर कॉमा थीटा फॉर्म। आर मैग्नीट्यूड को बताता है और थीटा उसके एंगल को बताता है। तो आर कॉमा थीटा फॉर्म को हम बोलते हैं क्या? पोलर फॉर्म। आप देखोगे अभी तो बहुत सी जगहों पर कोऑर्डिनेट जब ज्योमेट्री पढ़ोगे तो बहुत से आपके लाइन की इक्वेशन पोलर फॉर्म में लिखवाई जाएगी आपसे। तो पोलर फॉर्म कुछ और नहीं है, एक मैग्नीट्यूड और एंगल का फॉर्म है। मतलब एक कोई भी चीज है उसका मैग्नीट्यूड और उसका एंगल, मतलब आर थीटा के फॉर्म में अगर कोई चीज लिखी जा रही है तो पोलर फॉर्म है, और अगर हम उसको कंपोनेंट के फॉर्म में लिख रहे हैं तो वो रेक्टेंगुलर फॉर्म है। मतलब एक्स वाई जेड एक्सिस के फॉर्म में लिख रहे हैं तो वो उसका रेक्टेंगुलर फॉर्म है। तो कैसे आएगा? अगर रेक्टेंगुलर फॉर्म दिया है तो पोलर फॉर्म कैसे बनेगा? तो यहां पर देखो, हमें ए का मैग्नीट्यूड चाहिए तो अंडर रूट कुछ ना करो, आप सिंपली ax का स्क्वायर प्लस ay का स्क्वायर कर दो। अब कहोगे सर ये कैसे आपने डायरेक्ट बता दिया? आप बताओ यार, ax और ay वेक्टर जो हैं वो तो 90 डिग्री पर ही तो है ना, ax और ay। और जब दो वेक्टर 90 डिग्री पर हैं तो ऐड करोगे तो क्या आएगा? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यही तो था भाई। ये वाला एंगल आपका क्या है? ये वाला एंगल कितना है? 90 डिग्री ही तो है। यस। ax और ay के बीच का एंगल कितना है? 90 डिग्री। ये एंगल आपका कितना है? 90 डिग्री। जब दो वेक्टर के बीच का एंगल 90 डिग्री है तो रिजल्टेंट क्या होगा? अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। और उसका थीटा क्या होगा? अगर हम बात करें ये वेक्टर ए का एक्स के साथ एंगल अल्फा है तो क्या आ जाएगा? टेन अल्फा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस, ये क्या होगा? ए वाई बाई ए एक्स। तो आप टेन अल्फा निकाल लो। अगर कौन हमसे टेन अल्फा नहीं, हम टेन बीटा निकालना चाहते हैं तो बीटा निकालो। तो बीटा के लिए परपेंडिकुलर ये होगा और बेस ये होगा। तो क्या हो जाएगा? ये आपका ए एक्स अपॉन ए वाई। तो अगर आपका वेक्टर प्लेन में है और उस केस में अगर हम उसे उस प्लेन के कोऑर्डिनेट एक्सिस जो है, भाई एक प्लेन में दो कोऑर्डिनेट एक्सिस होगा। अगर ये एक्स वाई प्लेन है तो इसमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस होगा, जेड एक्सिस पर कोई चीज मिलेगी नहीं। तो अगर आपका वेक्टर एक प्लेन में है तो प्लेन वेक्टर को ऐसे तोड़ते हैं, उसमें आई और जे ही होगा, या जे और के होगा, या के और आई होगा। चाहे आपका एक्स वाई प्लेन हो, चाहे आपका वाई जेड प्लेन हो, चाहे आपका जेड एक्स प्लेन हो। तो आपका वेक्टर अगर प्लेन में है तो ऐसा। दूसरी चीज ये बात आप देखो कि प्रोजेक्शन क्या है।
प्रोजेक्शन का मतलब क्या होता है? रिजोल्यूशन या कंपोनेंट तो समझ में आएगा, रिजोल्यूशन या कंपोनेंट। प्रोजेक्शन का सिंपल सा मतलब इतना है कि अगर आप यहां से इस वेक्टर के, मतलब आपको कहां पे चाहिए, एक्स एक्सिस पर प्रोजेक्शन चाहिए ना वेक्टर ए का, तो आप एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर क्या करो, लाइट रेज ऐसे डाल दो। क्या डालोगे? लाइट रेज। इधर से क्या डालो? लाइट रेज। ये क्या है आपका? लाइट रेज। अब जब लाइट रेज डालोगे तो बेटा ये लाइट रेज ऐसे यहां तक तो आएंगी, इधर भी आएंगी, इधर भी आएंगी, इधर भी आएंगी, लेकिन क्या ये लाइट रेज इतने रीजन पे पड़ेंगी क्या? क्योंकि ये वेक्टर तो उसको आने नहीं देगा, ढक लेगा ना। ये तो लाइट रेज जब ऐसे आएंगी यहाँ पे इस वेक्टर के ऊपर, तो क्या ये वेक्टर इसको आने देगा? इधर नहीं आने देगा ना। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? प्रोजेक्शन है। यही आपका क्या है? प्रोजेक्शन है ये। अब प्रोजेक्शन का मतलब कुछ और नहीं है, वेक्टर ए का वेक्टर एक्स एक्सिस पर परछाई क्या है, परछाई की लंबाई क्या है, वही उसका प्रोजेक्शन है। तो प्रोजेक्शन अगर आपको पता करना है किसी भी एक्सिस पर, तो आप उस एक्सिस के परपेंडिकुलर लाइट रेज डालो और देखो कि वो उसको कितने लाइट को रोक देता है। जितने लाइट को रोकेगा, जितना शैडो बन जाएगा, वो शैडो की लेंथ ही उसकी क्या होती है? प्रोजेक्शन होती है, वही उसकी परछाई होती है। सेम उसी तरह से अगर आप वेक्टर ए का वाई एक्सिस पर प्रोजेक्शन देखोगे, तो आपको अब इधर से लाइट रेज डालनी होगी वाई एक्सिस के परपेंडिकुलर ऐसे। आप बताओ, तो ये लाइट रेज यहां तक तो ऐसे जाएगी, यहां भी जाएगी, यहां भी जाएगी, लेकिन इतने रीजन में लाइट पड़ पाएगी क्या? बोलो, क्या इतने रीजन में लाइट पड़ पाएगी? तो यही क्या है? प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन वाई एक्सिस। इसी को बोलेंगे प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वाई एक्सिस। और ये क्या है? प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ए ऑन एक्स एक्सिस। इसी को हम क्या बोलेंगे? प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन एक्स एक्सिस। क्लियर हो गई बात? प्रोजेक्शन निकालने की बात कही जाए या रिजोल्यूशन की बात कही जाए या कंपोनेंट की बात कही जाए, तो करना क्या है आपको? प्रोजेक्शन की लेंथ क्या होगी? वही वाली चीज, ए कॉस अल्फा और ए साइन अल्फा वाला। समझ में आ गई बात बेटा? ये बोलिए। ठीक। अब देखो, अभी तो हमने एक वेक्टर इन अ प्लेन की बात की, अब हम वेक्टर इन 3D की बात करेंगे। आगे बढ़े? यस सर। ठीक। वेक्टर इन 3D, 3 डायमेंशन। वेक्टर इन 3D। तो अब देखो, मान लो ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है, और ये आपका जेड एक्सिस है। एक वेक्टर ऐसा है। अब इमेजिन करना है इसको, क्योंकि 3D में बात कर रहे हैं। आपके पास एक्स वाई जेड एक्सिस है और एक वेक्टर ऐसे तिरछा है, मैंने स्पेस में है। आप कमरे के एक कॉर्नर को मानो, किसी जिस कमरे में हो उसके एक कॉर्नर को आप ओरिजिन मान लो, और वहां से एक वेक्टर ऐसे कहीं बना लो, तो वो एक्स वाई और जेड तीनों एक्सिस में होगा वो। और बेटा इस वेक्टर का एक्स एक्सिस के साथ, मैं सबके साथ एंगल बना रहा हूं, बता रहा हूं, एक्स के साथ इस वेक्टर का एंगल है अल्फा, वाई एक्सिस के साथ इसका एंगल है बीटा, और जेड एक्सिस के साथ इसका एंगल है गामा। क्योंकि जब एक वेक्टर ऐसे होगा, बाहर निकला होगा, तो वो एक्स के साथ एंगल बनाएगा, वाई के साथ बनाएगा, जेड के साथ बनाएगा। हम 90 माइनस समथिंग करके कुछ नहीं बता सकते। उसका रीजन क्या है कि वहां पर अब एक पॉइंट पर स्पेस में आपके पास कौन सा एंगल होता है? सॉलिड एंगल होता है। वहां पर आपके पास प्लेन एंगल नहीं होगा, वहां सॉलिड एंगल होगा। क्लियर हुई बात बेटा? ये तो ये आपके अल्फा बीटा गामा एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के साथ वेक्टर ए के एंगल हैं।
तो बेटा इस वेक्टर को हम तोड़ेंगे तो ऐसा लिख सकते हैं, ये वेक्टर आपका ए जो होगा वो होगा ax वेक्टर प्लस ay वेक्टर प्लस az वेक्टर। अब कहोगे सर ये ax ay az ऐसे कैसे निकाला जाएगा, मैं बता रहा हूं। इसको लिखेंगे हम ax i कैप प्लस ay j कैप प्लस az k कैप। अब कहोगे सर ये ax होगा क्या, तो ax कुछ नहीं a cos अल्फा होगा। भाई वेक्टर a का x के साथ एंगल दिया है ना, तो इसमें a cos अल्फा लिखो। ay क्या होगा, अब तो चूंकि ax और ay आपके पास 90 डिग्री पे तो है, लेकिन वेक्टर आपका xy प्लेन में नहीं है, वेक्टर आपका 3D में है, तो ay कुछ नहीं करो a cos बीटा। आप याद करो, अगर आपको x के साथ एंगल पता था और y के साथ पता था तो उसको a cos अल्फा और a cos बीटा बोल रहे थे ना, उधर वाला कंपोनेंट। सेम उसी तरह से अगर हम az की बात करें तो a cos गामा होगा। तो हमारे पास जो वेक्टर a है वो क्या होगा, a cos अल्फा i प्लस a cos बीटा j प्लस a cos गामा के, ऐसा होगा। और ये आपका i j k के फॉर्म में हो गया वेक्टर, अगर 3D में है तब। क्लियर हुई बात। और इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड अंडर रूट क्या आ जाएगा बेटा, आप बता दो। ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर प्लस az स्क्वायर, ठीक है। और इसे आप देखोगे तो आपको क्या मिलेगा, a cos अल्फा का स्क्वायर प्लस a cos बीटा का स्क्वायर प्लस a cos गामा का स्क्वायर। अब बेटा अगर हम इसको देखें तो यहां से हमको क्या मिल रहा है, a स्क्वायर सब में है, कॉमन आ जाएगा, cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा। एक चीज और बताओ, ये a स्क्वायर है तो ये a स्क्वायर तो बाहर निकल के a हो गया, और हमें मालूम है कि वेक्टर a का मैग्नीट्यूड a होना चाहिए। तो बेटा अगर वेक्टर a का मैग्नीट्यूड अगर a होना है तो यहाँ पर एक कंडीशन तो हो रही है ना, cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा की वैल्यू कितने के बराबर, 1 के बराबर। अगर ये वैल्यू पूरी मिलके 1 हो जाए तो अंदर बचेगा केवल a स्क्वायर, और a स्क्वायर का रूट लेंगे तो बाहर आ जाएगा a। तो बेटा ये एक हमारी आइडेंटिटी होती है 3D की। जब आप 3D की मैथमेटिक्स पढ़ोगे तो 3D की मैथमेटिक्स में ये चीज आपको बोली जाएगी कि cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा की वैल्यू 1 होती है। अगर एक वेक्टर का x एक्सिस के साथ एंगल दिया है, y के साथ दिया है और z के साथ दिया है, तो इन एंगल्स का cos लो और उसका स्क्वायर करके ऐड कर दो तो आपको इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, 1 के बराबर होगी। और इसको हम लोग cos अल्फा, cos बीटा एंड cos गामा, ये होते हैं, इसका नाम है डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ वेक्टर a along x, y and z एक्सिसेस। आपसे ये बात पूछी जाती है कि आप एक वेक्टर का डायरेक्शन कोसाइन निकालो, और डायरेक्शन कोसाइन में तो वही cos अल्फा, cos बीटा और cos गामा की बात आपसे कही जाती है कि बताइए कि cos अल्फा, cos बीटा, cos गामा क्या होगा, मतलब डायरेक्शन कोसाइंस क्या होंगे। आपसे एक डायरेक्शन कोसाइन पूछा जाएगा, आपसे ये नहीं पूछा जाएगा cos अल्फा, cos बीटा, cos गामा बताइए, आपको डायरेक्शन कोसाइन पूछा जाएगा। और इसको शॉर्ट फॉर्म में मैथमेटिक्स में हम बोलते हैं DC, और एक होता है DR,
डायरेक्शन रेशियो। तो डायरेक्शन रेशियो आपको मैथ में ही करना होगा। डायरेक्शन कोसाइन मैं आपको यहीं पर बता दे रहा हूं कि डायरेक्शन कोसाइन आपका ये होता है कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा। ठीक, अब आपके दिमाग में आएगा कि सर ये निकाला कैसे जाएगा, तो इसके लिए हमें अब अगली क्लास का इंतजार करना पड़ेगा। अगली क्लास आपकी क्या है, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। तो जब डॉट प्रोडक्ट हम सीख लेंगे तो कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा को निकालना हम लोग सीख जाएंगे। ठीक है, और वहां पर अभी तो मैंने आपको ऐसे लॉजिकली इस बात को प्रूव किया है ना कि कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा की वैल्यू अगर 1 नहीं हुई तो ये बेटा आपका रिजल्टेंट ए के बराबर नहीं हो पाएगा। रिजल्टेंट को अगर ए होना है तो आपको कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा की वैल्यू 1 होनी चाहिए। ये अगर 1 हो जाए तो उस केस में हम ए स्क्वायर का अंडर रूट ए बाहर निकल जाएगा। ठीक है, मैंने लॉजिकली बता दिया कि ये वैल्यू 1 होगी तभी ऐसा हो पाएगा। क्यों? क्योंकि अगर ये वेक्टर ए है तो इस वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, अगर ये वेक्टर आपका ए है तो इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड किसके बराबर होना चाहिए? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए किसके बराबर होना चाहिए? ए के बराबर होना चाहिए। तो ए के बराबर तभी होगा जब ये कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा की वैल्यू किसके बराबर होगी? 1 के बराबर होगी। क्लियर हुई बात बेटा ये? ठीक है, तो अब अगली क्लास जो हम लोगों की होगी उसमें हम आपको मतलब पहले डॉट प्रोडक्ट की बात करेंगे दो वेक्टर्स के बीच का। दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं उसकी बात हम करेंगे। इसके बाद फिर हम उसके कुछ एप्लीकेशंस में इसकी बात करेंगे कि कॉस स्क्वायर, कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा कैसे निकाला जाता है। तो ये बात समझ में आ गया कि ये वेक्टर अगर हम आई जे के फॉर्म में लिखते हैं तो ये कौन सा फॉर्म होता है? ये रेक्टेंगुलर फॉर्म। और रेक्टेंगुलर फॉर्म है तो मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका तो बस सीधे सीधे क्या है, अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। सिंपली ये मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका है। ठीक है, और उसका एंगल निकालने का तरीका हम लोग जब तक डॉट प्रोडक्ट नहीं सीख पाएंगे तब तक हम उसमें ये बात नहीं कर पाएंगे कि कैसे होगा। 2D में जब था तो हम लोगों ने तो ये काम कर लिया था। 2D में देखो, 2D में जब था तो हम लोगों ने ये एंगल निकालने का तरीका तो इससे कर लिया था, ए वाई बाई ए एक्स, क्योंकि ये 2D का ज्योमेट्री थी। अगर 3D में होगा तो हम ये काम इस तरह से डायरेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि 2D में तो आपके पास एंगल तो एक प्लेन में है। अगर ये एंगल अल्फा है तो ये एक्चुअल में 90 माइनस अल्फा होगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, वो काम तो किया जा सकता है। लेकिन 3D में अगर एक वेक्टर का एक्स एक्सिस के साथ एंगल क्या है अगर ये पता है तो उसका वाई के साथ एंगल कितना होगा हम ये बता नहीं सकते जब तक दिया ना गया हो। समझ में आई बात? अगर प्लेन में एक वेक्टर है तो x के साथ अगर एंगल उसका पता है तो y के साथ एंगल बता सकते हैं, 90 माइनस अल्फा करके बता सकते हैं। लेकिन अगर एक वेक्टर 3D में है तो उसका x के साथ एंगल पता है तो y के साथ एंगल क्या होगा, z के साथ एंगल क्या होगा, ये मेजरमेंट का पार्ट हो जाता है। बिना मेजरमेंट किए हुए हम इसको बात नहीं कर सकते। हमारे पास ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है कि अगर x के साथ उसका एंगल पता है तो हम y के साथ और z के साथ दोनों निकाल दें। ठीक, अगर हमें x और y के साथ पता है तो z के साथ तब निकाला जा सकता है, क्योंकि यही वाला रूल यूज कर लेंगे। cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इक्वल टू 1। अल्फा और बीटा मान लो दिया है तो गामा की वैल्यू निकाली जा सकती है। लेकिन अगर अल्फा केवल देके और बीटा और गामा दोनों पूछ ले तो भाई हमें इक्वेशन तो मैथमेटिक्स की एक ही मिली ना, और अननोन कितने हो गए? 2। एक इक्वेशन 2 अननोन कभी सॉल्व हो सकता है क्या? नो सर। ठीक है, तो ये चीज हमको कहां से सीखनी होगी? अब सर नेक्स्ट क्लास में, मतलब जब डॉट प्रोडक्ट पढ़ लेंगे तब ये काम करेंगे। ये है? डाउट है सर। हाँ बताओ। जैसे इसके पहले जो आपने एक्स वाई प्लेन कहा, हाँ उसमें कहा कि हम कंपोनेंट उसका ड्रॉ कर देंगे। हाँ तो ये वेक्टर का होगा ए साइन थीटा, एक्स वाई एक्सिस के लॉन्ग और एक्स एक्सिस के लॉन्ग हो गया ए कॉस थीटा। हाँ 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 ठीक। तो 3D में आपने क्या किया है उसका? 3D में हम कंपोनेंट निकलेगा, ए का एक्स पर कंपोनेंट कितना है
और एक का वाई पर कितना है और ए का जेड पे कितना है। ये ए का इस पर, ए का वाई पर और ए का जेड पे कंपोनेंट तो यही सिर्फ है। वही बस कॉस्ट यूज करेंगे। हाँ कॉस यूज करेंगे, क्योंकि हमको दूसरा एंगल नहीं ना पता है। हमको जो एंगल बाय, मान लो एक वेक्टर ये है और इसका इसका एंगल ये पता है, ठीक है। तो हम इस वेक्टर का क्या लिख सकते हैं, सीधे ये वाले लेंथ क्या लिख सकते हैं हम, ए कॉस अल्फा। अगर ये आपके पास जो दूसरा प्लेन है और ये इस वेक्टर के इसमें पड़ गया, तो ये आपका, अगर ये अल्फा है तो ये वाला चीज आपका क्या हो जाएगा, साइन में। लेकिन अब ये वेक्टर तो अब प्लेन में हो गया ना, एक्स और वाई प्लेन में मान लिया ना, तब हम ये लिख के और ये लिख लिए। अगर प्लेन में नहीं है वेक्टर, 3D में है, तो केवल हम ये लिख सकते हैं, दूसरा वाला नहीं लिख सकते हैं। इस एंगल को ध्यान में रख के हम इस एंगल को नहीं रखेंगे। अब हम इसमें क्या करेंगे, अगर इस वेक्टर का इसके साथ एंगल बीटा दिया है तो हम उसे ए कॉस बीटा बोलेंगे, और अगर उसके साथ गामा दिया है तो ए कॉस गामा बोलेंगे। मतलब हम दूसरा एंगल पता ही नहीं ना है कि कितना है वो, तो हम ए का अगर एक्स के साथ एंगल दिया है तभी हम निकाल सकते हैं, ए का वाई के साथ एंगल दिया है तभी कर सकते हैं, और ए का जेड के साथ एंगल दिया है तभी हम उसका कंपोनेंट ड्रॉ कर सकते हैं। और अगर वेक्टर प्लेन में है तो किसी एक के साथ भी एंगल दिया होगा तो दूसरा वाला कंपोनेंट हम बता सकते हैं। यहां पर क्या है, एक वेक्टर का एक्स वाई और जेड तीनों के साथ एंगल देना चाहिए, तभी हम उसका कंपोनेंट बता सकते हैं। और अगर मान लो इन केस अगर कोई ये वेक्टर ऐसे लिखा है, a इक्वल टू 2i प्लस 3j प्लस 5k, तो हम तो बोल ही दे रहे हैं कि ये ax है और ये ay है और ये क्या है, az है। ये a cos अल्फा होगा, ये cos बीटा होगा, ये cos गामा होगा। हम सीधे बोल देंगे 2 क्या है, a cos अल्फा, 3 क्या है, a cos बीटा, और 5 क्या होगा, a cos गामा। क्योंकि भाई इसको सॉल्व करेंगे तो कुछ ना कुछ वैल्यू ही तो आएगी। तो अगर अल्फा बीटा गामा पता है तो वेक्टर आपका ऐसे लिखा जाएगा। और अगर मान लो आपके पास ये चीज पता है तो अल्फा बीटा गामा निकालने के लिए हमें पहले डॉट प्रोडक्ट की जानकारी होनी चाहिए, तब हम ये काम कर पाएंगे। समझ में आ गई बात बेटा? ये यस। अल्फा एक्चुअल में है क्या, वेक्टर ए और एक्स एक्सिस के बीच का एंगल है। बीटा क्या है, वेक्टर ए और वाई एक्सिस के बीच का एंगल है। और गामा क्या है, वेक्टर ए और जेड एक्सिस के बीच का एंगल है। तो हमें दो वेक्टर के बीच का एंगल निकालना अगर पता चल गया तो हम ये काम कर सकते हैं। और दो वेक्टर के बीच का एंगल निकालना हम लोग डॉट प्रोडक्ट में सीखेंगे अगली क्लास में, ठीक है? समझ में आ गई बात बेटा? ये यस। ठीक है, चलो फिर क्लास हम ऑफ कर रहे हैं ना, ठीक है? राज, यस सर। कोई दिक्कत इसमें? नहीं सर।